Good morning and welcome to our YouTube channel Physics with Durgesh Mishra sir. Dear students, लॉकडाउन की वजह से क्लासेस बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाए हैं। ड्यू टू दैट रीज़न उनका सिलेबस भी बहुत पीछे है। तो हम लोग यहाँ पे हाई स्कूल की कंप्लीट फिजिक्स पढ़ते हैं। जैसा आपका फीडबैक रहेगा फिर उसके आगे हम आगे क्लासेस कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आज हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। किसका स्टार्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या एक्चुअल में। जैसे हमारे घर में अभी हड़ताल हुई थी ना, देखिए अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही थी ना हमारे घर में, तो हमें लग रहा था कि जैसे हमारा जीवन, हमारी लाइफ जो है वो स्टॉप हो गई है, वो रुक सा गया है। ठीक है, मीन्स हम कह सकते हैं कि हम टोटली उसी पे डिपेंड हो गए हैं। हमारा फ़ोन नहीं चार्ज होता, ठीक है, तो हम बेचैन हो जाते हैं। हमें अन्य इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को यूज़ करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। अब वो सारे के सारे इक्विपमेंट अगर सुचारू रूप से प्रॉपरली नहीं चल पाए, ठीक है, तो हम बेचैन से हो जाते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू दैट रीज़न हम यह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे लिए कंपल्सरी है। ठीक है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं वो हमारी हैबिट में आ गई है। ठीक है, और ये है क्या एक्चुअल में? ये है क्या? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। पूरा क्लास पढ़िएगा, ठीक है, पूरी क्लासेस, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको समझ में आता है देन फीडबैक दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज समझ में नहीं आता तो भाई कोई बात नहीं, आप साइड हट सकते हैं। ठीक है, आगे जा सकते हैं। चलिए, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी में देखिए सबसे पहले हम यही जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी की खोज कब हुई इसके बारे में हम नहीं कह सकते। ठीक है, कब हुई? ये बहुत पहले हुई, हमें नहीं पता, लेकिन ठीक है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि 600 BC में हुई। 600 BC। इसके बाद से बहुत सारे, अच्छा 600 BC में क्या हुआ था? इसमें पता चला था अट्रैक्शन का। किसका पता चला था? अट्रैक्शन का पता चला था। ठीक है, कि अट्रैक्शन नाम की चीज़ भी कुछ इलेक्ट्रिसिटी में है। उसके बाद फिर जब आगे फर्दर डिस्कवरीज होती गई, फर्दर जब पता चलता गया, तो हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दो टाइप की है। कितने टाइप की है? वो दो टाइप की है। पहली जो इलेक्ट्रिसिटी का टाइप है वो है स्टैटिक। क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। और दूसरा जो है वो क्या है? करंट और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे फर्दर डिस्कवरीज होती गई वैसे वैसे हमें पता चलता गया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक, तो ये तो एक टाइप का हो गया हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि आपको तो पता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम एनर्जी को न तो क्रिएट कर सकते हैं और ना इधर इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट कर क्या सकते हैं? हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहां भी इलेक्ट्रिसिटी को हम कन्वर्ट करके ही फाइंड करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तब हमको मिलती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलिए, इसके आगे जब हम देखते हैं तो हम बात करते हैं चार्ज की। किसकी बात करते हैं? चार्ज की। छोटी फंडामेंटल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को हम लेके चलेंगे। जहां भी आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6392469901 पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं इसका रिप्लाई कर दिया करूंगा आपको, बट आप पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं चार्ज की। तो जब हम चार्ज की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि चार्ज जो होता है वो दो टाइप का होता है। चार्ज जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ड्यू टू प्रोटॉन होता है। ड्यू टू प्रोटॉन होता है क्या? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होता है।
किसकी वजह से होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव जो चार्ज होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं क्या कि चार्ज जो होता है वो दो टाइप का होता है। अब चार्ज के बारे में जब फर्दर थोड़ा सा पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जहां पे सेम चार्जेस होते हैं, मीन्स हम कहते हैं कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अगर सेम चार्ज हैं तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, और अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, चलिए, अच्छा इसी पे एक फॉर्मूला भी आया है, ठीक है, डेरिवेशन भी हुआ है कूलॉम्स लॉ का। कूलॉम्स ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि भैया अगर दो बॉडीज हैं, ठीक है, दो बॉडीज हैं, पहली बॉडी है Q1, दूसरी बॉडी है Q2, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? R है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? R है। तो इनका जो अट्रैक्शन फोर्स है F वो होता है प्रोपोर्शनल किसके? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मीन्स हम कह सकते हैं कि Q1 और Q2 के डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, मतलब Q1 और Q2 के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, और जो इनके बीच की डिस्टेंस होती है R, स्मॉल r, इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दो बॉडीज अगर रखी गई हैं, इनका चार्ज, एक का चार्ज Q1 है, दूसरे का चार्ज Q2 है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो R है, तो हम कहते हैं कि जो इनका अट्रैक्शन फोर्स F है ये प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 के मल्टीप्लिकेशन पर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये अभी हम चार्ज के बारे में बस थोड़ा थोड़ा कुछ मतलब छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है कि जब F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जब यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे ना तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हालांकि बस हम इसके बारे में थोड़ा सा जान रहे हैं, इसलिए हमें बहुत डीप में इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। बस हमको इतना पता होना चाहिए कि अगर दो चार्ज हैं तो उनके बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स हमको निकालना है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारी हेडिंग है कंडक्टर और एंड इंसुलेटर। बहुत ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है अगर आप समझ गए तो बहुत इजी है, और अगर आप नहीं समझे तो बहुत टफ है। हाई स्कूल के स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर आप समझ गए किसी भी सब्जेक्ट को तो बहुत ईजी है, नहीं समझे तो बहुत टफ है। जब हम बात करते हैं कंडक्टर की, तो कंडक्टर का मतलब ही क्या है कि जो कंडक्ट करा सके, ठीक है, जो कंडक्ट करा सके। कंडक्ट कराने का मतलब क्या है कि जो चार्ज को कैरी कर सके, ठीक है, जो चार्ज को फ्लो करा सके, वही हमारा क्या कहलाता है? कंडक्टर कहलाता है, ठीक है। और इंसुलेटर क्या होता है कि जो नहीं फ्लो कराता है, ठीक है ना, जो अपोज करता है, ठीक है, जो फ्लो ही नहीं कराता है, वो क्या होता है? इंसुलेटर होता है। तो कंडक्टर की जब हम बात करते हैं, जैसे आपके जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर ही होते हैं। मेटल्स में मेटल क्यों फ्लो करवाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो कराते हैं भैया? चार्ज क्यों फ्लो कराते हैं मेटल, ठीक है। तो हम जब यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ देखते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट जब मेटल की बात करते हैं, एल्यूमिनियम है, ठीक है। एल्यूमिनियम क्या है? एक मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 13 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? देखिए KLMN, 4 सेल्स होते हैं ना, तो इसका जब कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं तो होता है 2, 8 एंड 3, ठीक है। अब भैया यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि K में कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। L में कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, ठीक है। M में कितना होना चाहिए? M में होना चाहिए 8 और 18। L में तो होता है 8, K में होता है 2, तो K में 2 होना चाहिए, 2 है। L में 8 होना चाहिए, 8 है। M में होना चाहिए 8 और 18, लेकिन है कितना? 3 है, 3 है ना। अब इसको चाहिए कितना 8 होने के लिए? 8 होने के लिए इसको चाहिए 5। कितना चाहिए? 5, लेकिन 5 इसको कोई देगा नहीं, ठीक है, इसको 5 कोई देगा नहीं, ठीक है। ड्यू टू दैट रीजन इसके पास ऑप्शन क्या है? इसके पास ऑप्शन है कि इसके पास जो 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है, ये इसी को क्या करे? इसी को डोनेट कर दे, ठीक है, इसी को डोनेट कर दे। और इसी डोनेट करने की वजह से, अब देखिए डोनेट कर दिया इसने ना, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, किसी को दे दिया इसने ना, अब इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब ये स्टेबल होना चाहता था, ये स्टेबल होना चाहता था। कोई भी
कोई भी एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या फिर उसको डोनेट करता है तो क्यों करता है? स्टेबिलिटी पाने के लिए, ठीक है ना। आप 9th में इस चीज को पढ़ चुके हैं। चलिए, तो इसने डोनेट कर दिया। अब डोनेट करने की वजह से एल्यूमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज आ जाता है, ठीक है। +3 shows that, ठीक है, इट shows that कि एनी एलिमेंट हैज डोनेटेड इट्स इलेक्ट्रॉन्स, मतलब किसी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है और वो कितना किया है वो दिखाता है प्लस साइन के साथ। एल्यूमिनियम है तो ये +3 दिखाता है। अभी हम बात करें मैग्नीशियम की तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 होता है, ठीक है ना। अभी आप बात करिए सोडियम की तो सोडियम के ऊपर +1 होता है। इसका मतलब ये +1 +2 +3 है क्या? ये इसका मतलब ये है कि ये जो जितना इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया है वही इसकी वैलेंसी है। आउटर मोस्ट सेल को ही क्या कहते हैं? वैलेंस सेल कहते हैं। किसी भी एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट सेल होता है, किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम वैलेंस सेल कहते हैं। और जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जितना वो डोनेट करते हैं या जितना गेन करते हैं उसी को उसकी हम वैलेंसी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की जब आप बात ही करेंगे ना, जब आप ये बात करेंगे कि चार्ज भैया फ्लो हो रहा है, चार्ज कैरी हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है, ठीक है, तो इनको कंडक्ट कौन कराता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कराते हैं। कौन कराते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कराते हैं। आपके घर में कोई काम पड़ा, ठीक है, तो काम वो किसको कहा जाएगा? जो खाली होगा उसी को कहा जाएगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो जिसके पास ऑलरेडी काम है, जिसको काम दिया गया है पहले से, जो व्यस्त है, जो बिजी है, उसको तो काम नहीं बताया जाएगा, ठीक है, मतलब जो फ्री है उसी को बताया जाएगा। तो यहाँ भी ड्यू टू होता ये है कि इनकी बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रांग होती है, बंधे होते हैं, ठीक है, स्ट्रांग बॉन्डेड होते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं? ये कंडक्ट नहीं कराते। कंडक्ट कौन कराते हैं? कंडक्ट वो कराते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, अब ये जो +3 ये लास्ट में था ना 3 यहाँ पे m में, यही हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट कर देगा ना। अब ये हमारा क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। यही क्या कराता है? यही कंडक्ट कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ये बात समझ में आई? चलिए, हमारी बात हो गई कि कंडक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी होती है वो कंडक्टर्स में फ्लो करती है। अब इंसुलेटर की बात अगर करें तो इंसुलेटर वो होते हैं जो कंडक्ट नहीं कराते हैं, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। आप ये समझिएगा, इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो जब भैया फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए नहीं जाएंगे तो चार्ज कहाँ से कैरी करेंगे, ठीक है। जब चार्ज कैरी नहीं करेंगे तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा, ठीक है। चलिए, अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ध्यान समझिएगा, यहीं से आपका मेन स्टार्ट होता है। जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि चार्ज का फ्लो करना, चार्ज का फ्लो होना, ठीक है, चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आप कोई भी काम करते हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं ना। कहीं भी जाते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं तो एक टाइम टेबल आपका है ना कि ये इस टाइम पे आप वहां जाते हैं, इस टाइम पे आप ये काम करते हैं। तो चार्ज भी क्या है? चार्ज भी अगर उनका फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो अगर हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो हम यहां से कहते हैं कि I = Q/T, जहां पे Q क्या है? Q हमारा है चार्ज और T क्या है? हमारा टाइम है, ठीक है। तो I = होता है Q/T। इट मींस द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ का मतलब क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आप समझिएगा, रेट ऑफ का मतलब क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां से इसकी यूनिट हम देखते हैं। इसकी यूनिट जब देखते हैं तो हम कहते हैं कि Q क्या है? चार्ज है। और चार्ज की यूनिट क्या होती है भैया? चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब। क्या होती है? कूलम्ब होती है, ठीक है। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। तो यहां पे आप जब लिखेंगे कूलम्ब अपॉन सेकंड, इसी को क्या कहते हैं? इसी को एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को एम्पियर कहते हैं। अब समझिएगा, एम्पियर जो होता है वो कूलम्ब अपॉन सेकंड को कहते हैं, ठीक है। तो आपसे पेपर में तो नहीं पूछेगा बट किसी कंपटीशन में आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि कूलम्ब अपॉन सेकंड को क्या कहते हैं,
तो आप वहाँ पे आपको याद रखना होगा कि इसी को हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि Q इज इक्वल टू होता है N इंटू E। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे इस बेसिस पर भी पूछ सकता है, जहाँ पे N क्या है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N क्या है, N हमारा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो हमने यहां से देखा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। एंड चार्ज क्या है, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम्ब है। टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड है, तो कूलम्ब अपॉन सेकंड दैट इज कॉल्ड एम्पियर। ठीक है, अब क्योंकि Q इज इक्वल टू होता है N इंटू E, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम यहां से कहते हैं, हम यहां से और भी एक फॉर्मूला यहां से कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू N इंटू E बाई टी। ये फॉर्मूला आपको यूज आएगा, ये इस फॉर्मूले का यूज आएगा जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। जब हम न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराएंगे तो आप देखेंगे इस फॉर्मूले का यूज उसमें जरूर आएगा। ठीक है, चलिए तो इलेक्ट्रिक करंट यहां से हो गया, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़ाते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के पहले आप ये जानो कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस तो बाद में आता है, उसके पहले आ जाता है पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होता है कि अगर किसी भी यूनिट चार्ज को, मान लीजिए किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में लाते हैं, ठीक है, तो उसमें किया गया जो कार्य है, मींस जो वर्क डन है, जो वर्क, भाई आप किसी भी काम को करते हैं, मान लीजिए सपोज दैट हमने आपसे कहा कि इस चेयर को उठा के वहां से उठा के वहां रख दो, तो आपने उसको उठा के वहां से वहां पे रखा ना, तो जब आपने रखा वहां पे तो वर्क हुआ, एक तो वर्क हुआ ना, ठीक है, दूसरा आपने उसको उठा के रखा है, और मान लो वो चार्ज है, तो मान लो वो चार्ज है, तो चार्ज को उठा के आपने रखा ना वहां पे, ठीक है, तो चार्ज को उठा के वहां पे रखने में वर्क डन हुआ ना, ठीक है, तो यही होता है हमारा पोटेंशियल। V इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू, जहां पे W क्या है, ये W हमारा यहां पे वर्क डन है, क्या है, वर्क डन है, और Q क्या है, Q हमारा क्या है, चार्ज है। भैया इसी चार्ज को आपने उठा के इनफाइनाइट से लेके आए, अब ठीक है, आप इनफाइनाइट से लेके आए और आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके किसी पॉइंट पे आपने रख दिया उसको, ठीक है, तो वहां से आपको वहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन है वो हमारा क्या है, W है, और जो चार्ज आप लेके आए हैं वही तो हमारा Q है ना, तो W अपॉन Q यही क्या होता है, पोटेंशियल। ठीक है ना। चलिए अब यहां समझिएगा, अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो ये वर्क है और वर्क की यूनिट वर्क डन है, तो वर्क डन की यूनिट क्या होगी, जूल होती है, ठीक है, अपॉन ये Q है, Q मतलब क्या, Q स्टैंड्स फॉर चार्ज, एंड यूनिट क्या होगी इसकी, कूलम्ब, कूलम्ब, तो जूल प्रति कूलम्ब, जूल अपॉन कूलम्ब, यही क्या होता है हमारा, यही हमारा वोल्ट होता है, ठीक है, तो पोटेंशियल की यूनिट क्या हो गई, वोल्ट हो गई। छोटे छोटे पॉइंट्स आपके समझिएगा, इसको कोशिश करिएगा समझ में, जहां कंफ्यूजन हो तुरंत हमको बताइएगा, जहां पे भी कंफ्यूजन हो तुरंत बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर उसको मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। मेरा ये फंडा है कि आप उसको कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, वोल्ट हो गई। अब समझिएगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस समझिएगा क्या होता है। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो आप ये समझिए कि एक जगह का पोटेंशियल कुछ है और दूसरी जगह का पोटेंशियल कुछ है, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे समझिएगा, मान लीजिए सपोज दैट कि ये दो कंटेनर हैं जिसमें वाटर फिल है, ठीक है, पानी भरा हुआ है,
ठीक है, 2 कंटेनर हैं, पहला कंटेनर हमारा है A और दूसरा कंटेनर हमारा है B, और इसमें पानी भरा हुआ है। एक का लेवल हाई है, दूसरे का लेवल थोड़ा लो है पानी का, ठीक है। तो यहाँ से हम समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब इनको कनेक्ट किया गया, क्या किया गया, इनको कनेक्ट किया गया, किसी पाइप के थ्रू इनको क्या किया गया, कनेक्ट किया गया। जब इनको कनेक्ट किया गया तो क्या आप बता सकते हैं कि वाटर जो है वो किधर से किधर फ्लो करेगा? आप बता सकते हैं, बिल्कुल आप बता सकते हैं। आप कहेंगे सर कि जो वाटर है वो ए से, कंटेनर ए से बी की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। हम पूछेंगे क्यों? क्योंकि आप कहेंगे कि सर ए कंटेनर में जो वाटर है वो ज़्यादा है, ठीक है, मतलब ये इसमें ज़्यादा है, ड्यू टू दैट रीज़न वाटर किधर फ्लो करेगा, ए से बी की तरफ फ्लो करेगा, कहेंगे ना आप, ठीक है। चलिए, तो वाटर ए से बी की तरफ फ्लो करेगा, ये बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि क्यों फ्लो करेगा? क्योंकि यहां का पोटेंशियल हाई है, यहां का पोटेंशियल क्या है, हाई है, और यहां का पोटेंशियल क्या है, लो है। बात समझ रहे हैं ना? अब आप इस पानी को, ये जो वाटर है ना, इसको आप इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए, इसको आप क्या समझ लीजिए, इसको आप इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए, इसको आप इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए। अब आप समझिए, अब अपने टॉपिक पे आइए। हायर टू लोअर, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है किधर, हायर टू लोअर, ठीक है ना। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है हायर टू लोअर, ठीक है। तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ए माइनस बी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ए माइनस बी, ठीक। यहां से आप कहते हैं कि सर जो पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो करते हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जैसे ठीक उसी तरह से जैसे आपकी हीट फ्लो करती है हायर टू लोअर। बात समझ रहे हैं ना? एक एग्जांपल और समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको ठंडी क्यों लगती है, आपको ठंडी क्यों लगती है, सिंपल सी बात है। तो ठंडी आपको इसीलिए लगती है ना क्योंकि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर उस टाइम पे, विंटर सीजन में इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। तो हीट जो होती है, आपकी बॉडी में जो एनर्जी है वो फ्लो करेगी किधर से किधर तक, आपकी बॉडी से फ्लो करेगी इन्वायरमेंट की तरफ, आपकी बॉडी से फ्लो करेगी हीट एनर्जी, ठीक है, किधर, इन्वायरमेंट की तरफ। बात समझ में आ रही है ना? चलिए, अब आपको गर्मी क्यों लगती है? गर्मी में आपकी बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर और ज़्यादा 42, 45, ठीक है। तो अब जो हीट है वो किधर से किधर फ्लो करेगी, हीट की टेंडेंसी है क्या कि हायर टू लोअर फ्लो करना। तो इन्वायरमेंट की हीट ज़्यादा है, इन्वायरमेंट का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, आपकी बॉडी का जो पोटेंशियल है, हीट जो है वो कम है। तो अब हीट फ्लो करती है आउटर टू इनर, हमारी तरफ, तभी हमको गर्मी लगती है। भैया जब हीट आपके अंदर आएगी तभी तो। अब उससे बचने के लिए आप करते क्या है, विंटर सीजन में आपको जब ठंडी लगती है तो आप क्या करते हैं, आप जैकेट पहनते हैं ना। तो जैकेट आपको गर्मी थोड़ी ना देता है, उसमें हीटर थोड़ी ना लगा हुआ है भैया, जैकेट में हीटर नहीं लगा हुआ है ना। जैकेट क्या करता है, जैकेट बस इतना करता है, आइसोलेट करता है, आपकी बॉडी को इन्वायरमेंट से आइसोलेट करता है, अलग करता है, जिससे कि आपकी बॉडी की जो गर्मी है, जो हीट है, वो बाहर ना निकल पाए। क्योंकि हीट की तो टेंडेंसी है ना, वो हायर टू लोअर फ्लो करेगा, ठीक है। तो इस टेंडेंसी को रोकने के लिए, इसको आइसोलेट करने के लिए हम जैकेट वगैरह पहनते हैं, ठीक है, इनर वियर वगैरह पहनते हैं, ताकि वो क्या करे, वो उसको आइसोलेट करे, बाहर के कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। चलिए, तो जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात की तो पोटेंशियल डिफरेंस में हमने क्या देखा। अच्छा, एक बात और भी है, यही पोटेंशियल डिफरेंस ही कॉज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही कॉज होता है किसका, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का, इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने का। यही पोटेंशियल, जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होगा, समझिएगा, जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि इसमें जो वाटर लेवल है, ठीक है, वो इसके इक्वल में है, मतलब कंटेनर बी के इक्वल में है,
कंटेनर ए का जो वाटर लेवल है वो कंटेनर बी के इक्वल में है, तब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे तभी फ्लो करेगा क्या? तभी फ्लो करेगा? नहीं फ्लो करेगा ना। क्यों? क्योंकि यहां पे दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम है। दोनों का पोटेंशियल क्या है? दोनों का पोटेंशियल सेम है। ठीक है, तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होगा, तब तक इलेक्ट्रॉन्स नहीं फ्लो करेंगे, तब तक चार्ज नहीं फ्लो करेगा, तब तक इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा वहां पे। बात समझ में आ रही है ना? चलिए, तो ये होता है हमारा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं है, V इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, चलिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस के बाद, पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ने के बाद हम आगे पढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हाई स्कूल का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? ओम्स लॉ है। क्या है? ओम्स लॉ है। जो भी छोटे छोटे टॉपिक जो भी छूटेंगे आप हमको मैसेज कर दीजिएगा, तो हम उसको भी कवर करा दिया करेंगे। ठीक है, जो भी टॉपिक आपको ना समझ में आए या फिर जो भी टॉपिक आपको छूटते हैं, ठीक है, समझ में नहीं आता या फिर छूटता है हमारे पढ़ाने में, तो भी आप हमको मैसेज कर दीजिएगा, हम उस टॉपिक को वीडियो लेक्चर में कवर कर देंगे। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? सर जॉर्ज साइमन ओम ने कहा, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर किसी भी कंडक्टर की जो फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं, जैसे फिजिकल आपका इन्वायरमेंटल प्रेशर हुआ, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर हुआ, अगर इसको कांस्टेंट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? इसको कांस्टेंट कर दिया जाए। अगर इसको कांस्टेंट कर दिया जाए, देन किसी कंडक्टर में अगर करंट हमारा I फ्लो करेगा, किसी कंडक्टर में अगर करंट हमारा I फ्लो करेगा, तो ये प्रोपोर्शनल होगा किसके? इस कंडक्टर के बोथ एंड्स पर अप्लाइड वोल्टेज के। समझिएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए इसको हटा दीजिए। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि फिजिकल क्वांटिटीज को क्या किया जाए? इन्वायरमेंटल इफेक्ट को क्या किया जाए? कांस्टेंट कर दिया जाए। न तो उस पर कोई प्रेशर का इफेक्ट हो, न तो उस पर कोई टेम्परेचर का इफेक्ट हो। उस कंडीशन में किसी कंडक्टर के, अब दूसरे तरीके समझिएगा। पहला तरीका क्या था कि फ्लो होने वाला जो करंट है वो अप्लाइड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल था। फ्लो होने वाला जो करंट था वो अप्लाइड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल था। दूसरा तरीका समझिएगा कि जो इस कंडक्टर के बोथ एंड्स पर जो अप्लाइड वोल्टेज है, इस कंडक्टर के बोथ एंड्स पर जो अप्लाइड वोल्टेज है V, क्या है? कैपिटल V है। ये प्रोपोर्शनल होता है किसके? इस कंडक्टर में फ्लो करने वाले करंट के। किसके? इस कंडक्टर में फ्लो करने वाले करंट के। मतलब हम कह सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I। अब यहां का पोटेंशियल क्या है? A है। यहां का पोटेंशियल क्या है? B है। समझ रहे हैं ना? अब ये पोटेंशियल ज्यादा होगा, A ज्यादा होगा, B कम होगा, तभी करंट इधर से इधर फ्लो करेगा। अभी देखिए कंटेनर वाली बात चली थी ना। ठीक है, मान लीजिए वहां कंटेनर में B ज्यादा हो जाता तो जो वाटर था वो किधर से फ्लो करता? B से A की तरफ फ्लो करता। तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता? वहां पोटेंशियल डिफरेंस B माइनस A होता। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो यहां देखिएगा, फिर समझिएगा ओम्स लॉ क्या होता है कि अगर इन्वायरमेंटल क्वांटिटीज को, ठीक है, अगर इन्वायरमेंटल इफेक्ट को या फिजिकल क्वांटिटीज को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, उस कंडीशन में किसी कंडक्टर के बोथ एंड्स पर, दोनों एंड्स पर अप्लाइड जो वोल्टेज होती है ये प्रोपोर्शनल होती है इस कंडक्टर में फ्लो करने वाले इलेक्ट्रिक करंट के। तो हम क्या कहते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I। जब यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम कहते हैं V इज इक्वल टू, यहां एक कांस्टेंट आता है R इंटू I। V इज इक्वल टू R इंटू I। ठीक है, यहां से हम क्या कहते हैं कि R इज इक्वल टू क्या हो सकता है? R इज इक्वल टू हो सकता है V अपॉन I। और I इज इक्वल टू क्या हो सकता है? I इज इक्वल टू हो सकता है V अपॉन R।
ठीक है। तो इस पे आपका न्यूमेरिकल भी पूछता है, ओम्स लॉ पे आपका न्यूमेरिकल भी पूछता है। अब ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है, ठीक है, इसको ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है रेजिस्टेंस। क्या नाम है? रेजिस्टेंस। ठीक है, ओहमिक रेजिस्टेंस, जिसको आप एक नाम और जानते हैं, ओहमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला क्या मिला? R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी इज इक्वल टू आर इंटू। इसी एक फॉर्मूले से आपने दोनों फॉर्मूलों का डेरिवेशन किया है। आप मतलब आप ये दोनों फॉर्मूले जो हैं वो इसी फॉर्मूले से निकले हुए हैं। v इज इक्वल टू आर इंटू आई, फिर आप यहाँ से r इज इक्वल टू, इसको आपने इधर भेज दिया v अपॉन आई, और दूसरा i इज इक्वल टू क्या हुआ? v अपॉन आर हुआ। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो ओम साहब ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इन्वायरमेंटल इफेक्ट को अगर कांस्टेंट किया जाए तो उस कंडीशन में किसी भी कंडक्टर के बोथ एंड्स पर अप्लाइड जो वोल्टेज है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके? उसमें फ्लो करने वाले करंट के। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अगर हम बात करें इसके ग्राफ की, अगर हम बात करें इसके ग्राफ की, तो अगर इसके ग्राफ में ये V है और ये I है, ठीक है, ये V है और ये क्या है? I है। V क्या है? V मतलब वोल्टेज है और ये क्या है? करंट है। ठीक है, तो इनके बीच में जो हमें ग्राफ मिलता है वो कुछ ऐसे मिलता है। ठीक है, कैसे मिलता है? ऐसे मिलता है। मतलब इस ग्राफ को हम और क्या कहते हैं? इस ग्राफ को हम कहते हैं कि ये क्या है? लीनियर है। क्या है? लीनियर है। लीनियर है मतलब एक तरह से हम कहते हैं कि कांस्टेंट भी है। क्या है? कांस्टेंट भी है। ठीक, अगर हम देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर ये पॉइंट 0 है, 0,0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ भी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ठीक है, अब देखिएगा इनके बीच में यहाँ पे रिलेशन निकालिएगा कि अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, तो इस पॉइंट पे ये जो हमारा I है, V है, V की वैल्यू, और जो हमारा I है, जो इसकी वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू हमारी क्या होगी? 2/2। ये क्या होगा? 1। अगर हम इस पॉइंट पे बात करें, तो इस पॉइंट पे बात करें तो ये हमारा करंट है, करंट की वैल्यू है, और ये हमारा वोल्टेज की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो क्या होगा? 4/4 इज इक्वल टू 1। अभी समझिएगा, मैं बता रहा हूँ मैं क्या है ये। आप जो रेशियो निकाल रहे हैं ये क्या है? अब इस पॉइंट पे बात करिएगा, मतलब ऐसे आप निकालते चले जाइए, आप तो निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, ये 6 है, इस पर भी इसकी वैल्यू क्या है? 6 है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या? 6/6 इज इक्वल टू 1। अब ये जो वैल्यू आप निकाल रहे हैं ना, जो ये 1 आ रहा है, ये जो 1 आ रहा है, ये जो 1 आ रहा है, ये जो 1 आ रहा है, ये पता है क्या है? ये पता है क्या है? ये R है। ये क्या है? R है। कौन सा R है? V इज इक्वल टू I इंटू R है। ठीक है, ये वाला R है, ये वाला। यहीं से आप कहते हैं ना R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब समझ में आया होगा। ठीक है, पहले तो हमने क्या निकाला? पहले हम रेशियो निकाला इसका। हमने देखा रेशियो क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ भी 1 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 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। ठीक है ना, हमने पहले ये देखा, फिर हमने जाना कि भैया हम निकाल क्या रहे हैं, ये है क्या, जिसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं आखिर है क्या। ठीक है, तब हमने देखा कि v इज इक्वल टू I इंटू आर में जो R होता है ये हमारा कांस्टेंट होता है ना, ये हमारा R कांस्टेंट होता है ना, तो R इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन I। तो एक तो V है, दूसरा I है, और दोनों का रेशियो V और I का रेशियो, V और I का रेशियो यही क्या है? R है। और ये क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। समझ में आ रही बात ना? थोड़ा सा अलग लगा होगा आपको, या मैं पहले बता सकता था आपको, कि ये जो है ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस है आपका। ठीक है, जो कांस्टेंट रेजिस्टेंस आपका आया था, जो R मिला था आपको, वही ये R है। ठीक है, चलिए तो अब हमें पढ़ना किसके बारे में है? R के बारे में पढ़ना है, जिसको हम कहते हैं क्या? जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं?
रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको हम शो किससे करते हैं? कैपिटल आर से करते हैं। किससे शो करते हैं? कैपिटल आर से करता है। रेजिस्टेंस क्या होता है आप ऐसे समझिएगा कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक कंडक्टर है, जैसे मान लीजिए आपका ये कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर है, ठीक है, तो इसमें चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज फ्लो कर रहा है। अब चार्ज फ्लो कर रहा है मतलब कौन सा चार्ज फ्लो कर रहा है? नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। नेगेटिव चार्ज फ्लो करने का मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है। मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या फ्लो कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने का अपोज करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने का अपोज करता है इस कंडक्टर की जो मेन प्रॉपर्टी है, मतलब जो वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने का अपोज करे, दैट प्रॉपर्टी ड्यू टू दैट रीजन, ठीक है, ये क्या करे? ये अपोज करे किसका? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने का। मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ना, अब ये अपोज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं करने दे रहा। जैसे समझिएगा, जैसे आप बाइक लेके जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, अब बाइक आपकी स्पीड में है और बीच में आ गया ब्रेकर, तो आप क्या करेंगे? आपकी जो स्पीड है वो कम होगी ना, अब कि उसको डायरेक्ट हवा में उड़ा देंगे, ठीक है, तो हवा में नहीं उड़ाना है, समझिएगा। तो आपकी स्पीड जो थी वो क्या हुई? वो क्या हुई? वो अपोज हुई ना, उसका अपोज हुआ ना, उसका अपोजिशन हुआ ना। आप चलते कैसे हैं? आप जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तभी तो आप आगे की तरफ चलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो अपोजिशन है वो इस कंडक्टर में जो यूज्ड मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी है। थोड़ा सा डीप में चले गए, ठीक है। ऐसे समझिएगा कि ये कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने का अपोज करता है, इतना अपोज करता है, इतना ही करता है कि वो थोड़ा सा उसकी स्पीड को कम करता है, ना कि उसको रोक देता है, ठीक है। तो अपोज करता है, वो जो अपोजिशन की प्रॉपर्टी है, जो अपोज करने की प्रॉपर्टी है, वही क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस कहलाती है। रेजिस्टेंस जो वर्ड है उससे भी आप समझ सकते हैं रेजिस्ट करना, ठीक है, रेजिस्ट करना, वो क्या है? रेजिस्टेंस है, आर। अब भैया ये जो R है ये डिपेंड किस पे करता है, ठीक है। तो हम यहां देखते हैं कि जो पहला पॉइंट, जो R होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L पे। L मतलब कि जो आपका लेंथ है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। L मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर। जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है ना, तो इसकी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, इसका रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, ठीक है। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब समझिएगा, मान लीजिए कि ये मार्कर जो है ये और बड़ा रहा होता और हमने इसको यहां से कट कर दिया, ये और बड़ा था, हमने इसको क्या किया? यहां से कट कर दिया। अब ये जो इसका एरिया है, ना, यही इसका क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यही क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो R जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/A के। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इन दोनों इक्वेशन से, ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो हम यहां से कह सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक है। चलिए, अब यहां भी प्रोपोर्शनल लग गया। प्रोपोर्शनल का साइन जब यहां से हटाते हैं तो हम कहते हैं R = ρ L/A। जो रो है यहाँ पे रो है, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। भैया यहाँ पे तो कांस्टेंट ही है ना, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा कि जो अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने का। इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से फ्लो करती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करती है, ठीक है। तो जो अपोज करता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने का, आप पेपर में तो आप ऐसे लिखेंगे कि जो अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने का, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सिंपल है, ठीक है। तो वही क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, जो अपोज करता है, जो रेजिस्ट करता है। अब ये डिपेंड किस पे करता है कि जो R है, रेजिस्टेंस जो है वो L पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है। जो R है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके।
यहाँ से हम इसका रिलेशन निकालते हैं और जब यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है रो L/A, ठीक है ना। और रो को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। यहाँ से रो की यूनिट भी पूछता है, रो का मात्रक मतलब यूनिट जो होती है वो भी पूछता है। तो आप कैसे बताएंगे रो की यूनिट, रो की यूनिट वो आपसे डायरेक्टली पूछता है कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी एंड डिराइव इट्स यूनिट, वो ये कहता है डिराइव इट्स यूनिट, ठीक है। तो डिराइव इट्स यूनिट, तो कैसे आप डिराइव करेंगे, R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L/A होता है ना। अब यहाँ पे रो को यहीं रहने दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा R इंटू A/L, यहाँ पे इसको इधर भेज दीजिए। अब यहाँ पे यूनिट रखिएगा, R क्या है, रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस की यूनिट मैं आपको बताना थोड़ा भूल गया था। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। क्या होती है, ओम होती है। इसको आप ऐसे भी शो करते हैं। तो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होगी, ओम होगी। ओम इंटू ए क्या है, एरिया है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई मीन्स मीटर इंटू मीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर इज इक्वल टू रो। यहाँ से मीटर कैंसिल हुआ, यहाँ 1 था ना, ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ क्या बचा, ओम मीटर, दैट इज रो। तो यूनिट क्या निकल के आई इसकी, ओम मीटर। मतलब आपने कहा कि सर रो की यूनिट क्या निकल के आई, ओम इंटू मीटर। चलिए, तो आपने डेरिवेशन भी कर दिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो भैया इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो देखिए क्वेश्चन में तो तीसरा टाइप भी पूछ लेता है जो मिक्स्ड रहता है, सीरीज एंड पैरेलल दोनों रहता है। लेकिन इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो मेनली 2 टाइप से होता है। पहला जो होता है वो सीरीज होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, मैं टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। फिर इसके बाद मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपसे, क्वेश्चन करवाते टाइम भी आपको कॉन्सेप्ट पता चलेंगे, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट छोटे मोटे इधर उधर लेफ्ट हो रहे हैं वो आपको उस टाइम भी पता चलेंगे जब आप पूरे क्वेश्चन करेंगे। और एक चीज़ और भी, एक एनसीईआरटी के मैं सारे क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगा, ठीक है। तो एक तो आपका होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जब व्हेन सपोज दैट ये आपका एक रेजिस्टेंस है और ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, सेकंड रेजिस्टेंस है, ये आपका R1 है और ये क्या है, R2 है। जब फर्स्ट रेजिस्टेंस का लास्ट एंड सेकंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट हो तब ये कनेक्शन क्या कहलाता है, ये कनेक्शन सीरीज कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। मैं बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, कि जब फर्स्ट रेजिस्टेंस का लास्ट एंड सेकेंड रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग वाले एंड से जुड़ा हो तो हम क्या कहते हैं कि ये किस में है, सीरीज में है। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि अगर इसमें से एक करंट I को अज्यूम किया जाए, ठीक है, या फ्लो कराया जाए, तो ये करंट अगर कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट ना हो, कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट ना हो, मतलब इसके पास सिंगल पाथ ही हो, अगर यही करंट R1 में से भी फ्लो करे और यही करंट आगे जाते हुए R2 में से भी फ्लो करे, तब उस कंडीशन में जो हमारा R1 और R2 होता है ये किस में होता है, ये हमारा सीरीज में होता है। किस में होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। समझिएगा, यहां पे अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ रेजिस्टेंस R2 है, यहाँ रेजिस्टेंस R3 है, यहाँ रेजिस्टेंस R4 है, ऐसे जुड़ा हुआ है। इसमें एक करंट फ्लो कराया जाए I, और ये करंट क्या होगी, ये करंट पहले आएगी R1 में, इसके बाद कहाँ जाएगी, R2 में, इसके बाद कहाँ जाएगी, R3 में, इसके बाद कहाँ जाएगी, R4 में, सॉरी इसके बाद कहाँ जाएगी, R4 में, ठीक है। भाई यही करंट तो फ्लो कर रही है ना, इसके पास और कोई रास्ता है क्या, कहीं यहाँ से कोई रास्ता है क्या यहाँ से जाने का,
कोई रास्ता नहीं है ना। जब तक ये रास्ता ना हो तब तक चाहे जितने भी रेजिस्टेंस लगे हों वो आपस में किस में होंगे, वो आपस में किस में होंगे, सीरीज में होंगे। किस में होंगे, सीरीज में होंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन इसी को हम कहते हैं। चलिए अब जरा इसके फॉर्मूले की तरफ आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो जब इसके फॉर्मूले की तरफ हम बढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि अगर एक रेजिस्टेंस हमारा R1 है, दूसरा रेजिस्टेंस हमारा R2 है, तीसरा रेजिस्टेंस हमारा R3 है, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट बात करें, अगर हम देखिए दो तरीका इसका है। अगर हम डायरेक्ट बात करें इसके फॉर्मूले की तो यहां से जो R इक्विवेलेंट होता है वो होता है R1, सिंपली आपको ऐड कर देना R2 प्लस R3। मान लीजिए यहाँ पे और भी जुड़े हों डॉट डॉट, तो आप कर सकते हैं यहाँ पे n तक, ठीक है, Rn तक। तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया क्या फॉर्मूला। यहाँ पे आप वैल्यू रखते चले जाएंगे, इसकी वैल्यू कुछ दिया, इसकी वैल्यू कुछ दिया, इसकी वैल्यू कुछ, सिंपली आप ऐड कर देंगे तो आपको R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है कि मान लीजिए किसी सर्किट में 3-4 रेजिस्टेंस लगे हों और आप चाहते हो कि 3-4 रेजिस्टेंस को हटा करके हम एक रेजिस्टेंस लगा दें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 रुपीज का कॉइन है, ठीक है, 2 रुपीज का 5 कॉइन है, तो कितना रुपए आपके पास है, 10 रुपए है ना। 2 रुपीज का 5 कॉइन है तो 10 रुपीज आपके पास है, और आप चाहते हैं कि वो 10 रुपीज का जो कॉइन है वो कहीं खो जाएगा आपसे, उसको हम किसी को दे करके हम क्या करें, 10 रुपीज का नोट ले लें 10 रुपीज का नोट ले लें। तो 10 रुपये का नोट लेने के लिए आपने क्या किया, 5 आपके पास जो 2 रुपीज के 5 जो सिक्के थे वो आपने कॉइन थे वो आपने दे दिया। अभी भी तो आपके पास 10 रुपीज हैं, क्या कम हुए क्या, नहीं ना। चलिए तो यहां समझिएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। इक्विवेलेंट निकालने का मतलब ही यही होता है कि जो आपके अलग अलग रेजिस्टेंस लगे हैं उनको हटाकर हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दें, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसका क्या है, जो फॉर्मूला आपका डेरिवेशन होता है वो ये है, अगर ये मान लीजिए R1 है और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो V1 है, यहाँ पे इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, V2 है, यहाँ पे इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, V3 है, ठीक है। चलिए, और इसमें एक करंट फ्लो कराया गया है I, इसमें करंट फ्लो कराया गया है I। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, मतलब सीरीज में जो करंट होता है, जो I होता है, ये सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। जो करंट यहां पे फ्लो करेगा वही करंट आके यहां पर भी फ्लो करेगा, वही करंट आगे भी यहां पे फ्लो करेगा। तो आप कह सकते हैं कि सीरीज में जो करंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो क्या होता है, सेम फ्लो करता है, जबकि वोल्टेज जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो यही I यहां पर भी फ्लो करेगा, यही I यहां पर भी फ्लो करेगा, लेकिन वोल्टेज चेंज हो गई। यहां पे R1 के क्रॉस वोल्टेज V1 है, यहां पे R2 के क्रॉस वोल्टेज V2 है, R3 के क्रॉस वोल्टेज V3 है। इसलिए चेंज हो गई वोल्टेज क्योंकि आपका रेजिस्टेंस चेंज हो गया। अब अगर आप थोड़ा सा डीप, जो बच्चे डीप में समझना चाहते हैं उनके लिए है, इसलिए वोल्टेज चेंज हो गई क्योंकि जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू चेंज हो गई। यहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ और है, यहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ और है, यहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ और है। भाई करंट तो सेम है ना, करंट तो सब में सेम है, तो वोल्टेज क्यों चेंज हो रहा है, वोल्टेज इसलिए सेम नहीं हो रहा है, इसलिए डिफरेंट हो रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस जो लगा है उसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो रही है। बात समझ रहे हैं ना। चलिए, तो यहां से हम कहते हैं कि अगर हमें टोटल V निकालना, V इक्विवेलेंट निकालना, तो हम कहते हैं कैपिटल V। तो हम कहते हैं जो कैपिटल V होता है ये V1 प्लस V2 प्लस V3, जितने भी छोटे छोटे वोल्टेज हमारे हैं सबका एडिशन क्या होता है, हमारा इक्विवेलेंट V होता है, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि V की जगह पे हम क्या रखेंगे, V इज इक्वल टू क्या होता है, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है। अब I तो सब में सेम है क्योंकि सीरीज में है, तो R जो होगा ये डिफरेंट होगा। V1 के लिए R1 होगा, V2 के लिए R2 होगा, V3 के लिए R3 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे I इंटू
R1 प्लस यहाँ पे क्या कहेंगे I इंटू R2 प्लस यहाँ पे क्या कहेंगे I इंटू R3, ठीक है। और यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू R, ठीक है। चलिए दूसरा तरीका क्या है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ क्या करेंगे आप, सब में I क्या है कॉमन है ना, तो I कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पे क्या है R इंटू I इंटू R। अब ये जो I है इस I से कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको लिख लीजिएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही तो आपने शॉर्टकट फॉर्मूला लिखा था, शॉर्टकट फॉर्मूला भी आपका यही था। तो तरीका दोनों है, जो आपको समझ में आए वही आप लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। जहां भी आपको कंफ्यूजन हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बता सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन हो तो आप हमसे बता सकते हैं, ठीक है। हम उस चीज़ का वीडियो बना के उसको फिर आपको हम समझा देंगे। तो भैया ये तो हो गया हमारा क्या सीरीज कॉम्बिनेशन। जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, तो वहां पे करंट डिफरेंट होगा लेकिन क्या सेम होगा, वोल्टेज सेम होगा। क्या सेम होगा, वोल्टेज सेम होगा। चलिए अब मान लीजिए आपका एक रेजिस्टेंस ही आपका R1 है, ठीक है, और दूसरा रेजिस्टेंस आपके पास क्या है R2 है, ठीक है। अब तीसरा रेजिस्टेंस आपके पास क्या है R3 है। अब अगर ये रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से जुड़े हों, समझिएगा कि करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो, ये रेजिस्टेंस 3 है आपके पास, अब इनको इस तरह से अगर जोड़ा जाए कि करंट जो है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। यहां हमने लिखना भूल गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर समझ में आता हो, आप लोगों को समझ में चीज़ें आ रही हों तो सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही कुछ यहाँ करने का मन करता है, कुछ पढ़ाने का मन करता है, ठीक है, आगे बढ़ने का कुछ मन करता है, ठीक है। जब आप लोग सपोर्ट करते हैं तभी ये सब चीज़ें अंदर आती है, एक तरह से मोटिवेशन मिलता है कि नहीं हमें करना है, हमें पढ़ाना है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो फिर करिएगा। तो यहाँ पे R1 है, R2 है, R3 है, 3 रेजिस्टेंस हैं आपके पास। अब देखिए आप इनको इस तरह से ऐड किया गया है, ये R1 है, ये R1 है, यहाँ पे ये R2 है और यहाँ पे ये R3 है, R3 है, समझिएगा। यहां से एक करंट हमारी फ्लो की आई, यहां से करंट हमारी चली क्या आई। अब ये करंट जब R1 में आई तो R1 में तो भाई सेम है, ठीक है। जब यहां पे आया, यहां पे इस पॉइंट पे जब आया तो इसके पास 2 रास्ते हो गए, पहला तो R1, पहला तो R2 और दूसरा R3। मतलब भैया ये 2 रास्ते हैं ना इसके पास, एक ये और दूसरा ये। तो यहां पे इसके पास क्या है, 2 रास्ते हैं, पहला तो R2 है और दूसरा क्या है R3 है। तो जब अब यहां करंट के पास ऑप्शन है कि करंट इधर जाए कि करंट इधर जाए, ठीक है। तो एक बात बताइए, सपोज दैट आप जा रहे हैं कहीं, ठीक है, आप जा रहे हैं, रास्ते में एक चौराहा पड़ा, ठीक है, चौराहे में तो 4 रास्ते जाते हैं, मतलब ऐसा पॉइंट पड़ा जहां से 2 रास्ते जाते हो, जहां पे 2 रास्ते जाते, मतलब वो तिराहा होता है, ठीक है। एक तो आप जिधर से गए और वहां से फिर 2 रास्ते आगे जाते हो, तो 3 पॉइंट्स जो है ना वहां पे, ठीक है। चलिए तो वहां आप पहुंचे, तो वहां पहुंचने के बाद आपको पता है कि इस रास्ते पे जाम बहुत होगा, मीन्स रेजिस्ट बहुत होगा, मीन्स अपोजिशन बहुत होगा, अपोज बहुत होगा, ठीक है। तो क्या आप उस रास्ते से जाएंगे, नहीं जाएंगे। और दूसरा रास्ता जो जिसपे रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्ट कम है, अपोज कम है, तो आप किधर जाएंगे, आप उधर ही फ्लो करेंगे, आप उधर ही जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, करंट की भी प्रॉपर्टी है कि जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उधर करंट कम फ्लो करता है, और जिधर रेजिस्टेंस कम होता है उधर करंट क्या होता है, ज्यादा फ्लो करता है, ठीक है। अभी यहां पे हमको ये नहीं पता है कि R2 ज्यादा है कि R3 ज्यादा है, भाई R2 ग्रेटर है या फिर R3 ग्रेटर है, आई डोंट नो एंड यू ऑल्सो डोंट नो, बिकॉज द वैल्यू इज R2 एंड R3। तो यहां से हम ये कहेंगे, बस हम ये कहेंगे कि सर जो करंट है यहां पे I जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I1 और I2 में, मतलब कुछ करंट इधर से जाएगा और कुछ करंट इधर से जाएगा।
यहां पे आने के बाद यहां पे आएगा जब, तो यहां से I1 आएगा ना और यहां से I2 आएगा। लेकिन एक बात बताओ भैया कि यहां पे आने के बाद I1 और I2 दोनों मिल के यहां पे क्या होंगे, फिर I हो जाएंगे। कहने का मतलब इनपुट से भी हमारा I चला था और आउटपुट पे भी हमें क्या मिला, I मिला। लेकिन बट रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि करंट जहां से डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होता है, करंट जहां पे डिस्ट्रीब्यूट होता है वहां से जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं वो आपस में पैरेलल में होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये रेजिस्टेंस R2 और R3 दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल में हैं, एक दूसरे के पैरेलल में हैं। तो जब इनको हम सॉल्व करेंगे, दोनों पैरेलल को सॉल्व करके जब सिंगल रेजिस्टेंस पाएंगे, तो जब उस रेजिस्टेंस को हम यहां लगाएंगे ना, तो वो जो रेजिस्टेंस होगा इसके सीरीज में होगा। ठीक है, अभी हम पैरेलल की बात कर रहे हैं, तो इसको देखिएगा कि मान लीजिए R2 एंड R3 है। ठीक है, R2 एंड R3 है, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में है। पैरेलल में है ना, क्यों पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ पे करंट जो आ रहा है, यहाँ आने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। ठीक है, कुछ भाग इधर जा रहा है, कुछ पार्ट इधर जा रहा है, कुछ पार्ट इधर, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में है। ठीक, तो यहां से हम कहते हैं कि पैरेलल में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 1/Rn तक। क्या होता है, 1/Rn तक होता है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाता है। अब एक चीज हम जानते हैं, एक चीज और भी हम जानते हैं, ठीक है, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होती है ये क्या होती है, ये सेम होती है। सीरीज में क्या होता था, सीरीज में करंट सेम होता था, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होगा, जो वोल्टेज है वो सेम होती है। ठीक है ना, जो वोल्टेज है वो सेम होती है। इसका मतलब डिफरेंट क्या होगा, करंट डिफरेंट होगा। क्या होगा, करंट डिफरेंट होगा। तो अगर हम करंट डिफरेंट की बात करें तो इसका मतलब कि जो हमारा दूसरा तरीका है डेरिवेशन का, वो हम कहेंगे कि भैया जो हमारा I है ये होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के। उसमें हम क्या करते थे, उसमें हमारी वोल्टेज डिफरेंट होती थी ना, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 करते थे। यहां पे हमारी करंट डिफरेंट हो रही है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 करेंगे। अब I इज इक्वल टू होता क्या है, I इज इक्वल टू होता है V/R। क्या होता है, V/R होता है। और यहाँ पे I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V तो सेम है ना, V तो सब में सेम रहेगा ना क्योंकि पैरेलल में है, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। भाई आप I की जगह रख रहे हैं, I इज इक्वल टू क्या है, V/R। I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R, क्योंकि V जो है ये सेम रहेगा, सब में सेम रहेगा। ठीक है, तो V में तो कोई चेंजिंग होगी नहीं। अब चेंजिंग किस में होगी, I में और R में। अगर I1 है तो R1 होगा, अगर I2 है तो R2 होगा, I3 है तो R3 होगा, I4 है तो R4 होगा। यहां तक बात समझ में आई ना, तो समझिएगा। अब यहां से आप क्या करेंगे, V कॉमन ले लेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितने भी रेजिस्टेंस हो आप जोड़ते चले जाएंगे ऐसे 1 करके। ठीक है, अब ये जो V है इस V से कैंसिल हो गया, तो आपका बचा क्या, आपका सिंपली यही बचा, इस कैंसिल हो गया तो इसको हटा दीजिए। ठीक है, आपका सिंपली फॉर्मूला क्या निकल के आया, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका डेरिवेशन निकल के आया। सिंपल है, नोट कर लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलिए इसके आगे देखते हैं। एक छोटा सा आपको यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला बताते हैं। ठीक है, शॉर्टकट फॉर्मूला बताते हैं जिससे आप कैलकुलेशन आसान कर सकें। कैलकुलेशन इजी, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में आप आसानी आपको हो। सपोज दैट, मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। ये एक रेजिस्टेंस है और ये हमारे 2 रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, ये ऐसे जुड़े। ये हमारा जो रेजिस्टेंस है ये 2 ओम का है, जो ये रेजिस्टेंस है ये 10 ओम का है, दूसरा जो रेजिस्टेंस है ये भी मान लीजिए 10 ओम का है। ठीक है,
अब समझिएगा कि यहाँ से करंट फ्लो किया, हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है कि R इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट क्या होगा। यहाँ 3 R हैं, यहाँ 3 रेजिस्टेंस हैं और हमको पता करना है कि जो R इक्विवेलेंट होगा, R इक्विवेलेंट मतलब इन तीनों को हटाकर हम कितने ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दें कि ताकि हमें इन तीनों को हटा दिया जाए, तीनों को लगाना ना पड़े। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा I फ्लो कर रहा है, जो I फ्लो कर रहा है यहाँ तक आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आने के बाद इसके पास 2 रास्ते हो गए, पहला I1 और दूसरा I2, मतलब पहला इधर से जाएगा और दूसरा इधर से जाएगा, जाके फिर यहीं मिलेंगे दोनों, फिर यहाँ पे I हो जाएंगे। ठीक है ना। अब ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। ठीक है, पता चला ना, क्योंकि करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा वहां तुरंत पैरेलल स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से दोनों आपस में कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। और पैरेलल का फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या पढ़ा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे, हम सिर्फ 2 के लिए पैरेलल निकाल रहे हैं अभी। ठीक है, इन दोनों को पैरेलल, इन दोनों का जो पैरेलल, इसको सॉल्व कर देंगे तो एक रेजिस्टेंस आ जाएगा और वो जो रेजिस्टेंस आएगा वो इसके सीरीज में हो जाएगा। ठीक है ना। अभी देखिए कैसे करते हैं। अब यहां से एक चीज समझिएगा, एक तरीका है कि आप इसको पहले सॉल्व करें, एक इसको आप सॉल्व करें, ठीक है, वैल्यू रखें, फिर एलसीएम निकालें, फिर सॉल्व करें, पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि मैं आपको शॉर्टकट फार्मूला इसका बता रहा हूं, वो होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2, ये सिर्फ 2 रेजिस्टेंस के लिए है, अपॉन R1 प्लस R2, सिर्फ 2 रेजिस्टेंस की। और ये फॉर्मूला आया कहां से, ये भी देख लीजिए आप, ये फॉर्मूला आया यहां से, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे आप R1 और R2 का एलसीएम लेंगे, R1 और R2 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा R1 से R1 कैंसिल, R2 प्लस R2 से R2 कैंसिल, R1 यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट। तो क्या आया, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R2 प्लस R1 इंटू R2। यहाँ जब आप R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी रिवर्स हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। यही से ये फॉर्मूला निकल के आया, मैंने जादू नहीं किया, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है ना। चलिए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हों तो उसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए, और आया का डेरिवेशन कहाँ से, यहीं से है। मैंने आपको डेरिवेशन ही बता दिया ताकि आप ये ना समझें कि कहाँ से आया। ठीक है, जादू तो नहीं है। R1 R2, अब R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू क्या है, अब सिर्फ 2 की बात कर रहे हैं, अभी इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम R1 R2 कर रहे हैं। यहाँ पे 10 है और इसकी वैल्यू कितनी है, 10 है, अपॉन 10 प्लस 10। तो 10 कितना हुआ, 10 सा कितना हुआ 100, अपॉन 10 कितना हुआ 20, तो 5 सा 5 ओम। ठीक है, अब 5 ओम आया ना, 5 ओम आने का मतलब ये भैया कि 5 ओम आने का मतलब ये है कि आप इन दोनों को हटा दें और यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दें, कितने ओम का, यहां सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा दें 5 ओम का। कितने ओम का, 5 ओम का रेजिस्टेंस एक लगा दें। यही इसका मतलब है, इक्विवेलेंट का मतलब यही है कि आप 2 को हटा के 2 जो पैरेलल में है उसको हटा दें और हटाने के बाद जो हमारा इक्विवेलेंट आया 5 ओम का उसको उसकी जगह पे लगा दें। अब यहां समझिएगा, जो हमारा करंट I फ्लो कर रहा था ना, अब वो करंट सेम हो गया। कैसे, वो करंट 2 एम्पियर से फ्लो करते हुए आगे बढ़ा और वही करंट 5 एम्पियर से फ्लो करते हुए आगे चला गया। तो हमने क्या पढ़ा है, सीरीज में करंट जो होता है वो सेम होता है, करंट का कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। अब दोनों ये जो रेजिस्टेंस है किसमें हो गए, ये दोनों अब जाके सीरीज में हुए। ठीक है ना। तो अब जब ये सीरीज में हो गए तो हम इनके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सिंपल है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, R1 प्लस R2। 3 होते तो R3 कर देते, 4 होते तो R4 कर देते। ठीक है ना। तो R1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, R2 की वैल्यू कितनी है, 5 है, R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 5 कितना हुआ, 7 ओम। ये हमारा क्या है, आंसर है। तो समझ में आना, इसमें कुछ है नहीं, कुछ जादू नहीं हो रहा है इसमें, बस सिंपल है कि जो आपके पास फॉर्मूला है आप उसको अप्लाई करते जा रहे हैं, जो आपके पास कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट से पीछे नहीं हटना है। जहां पे आप कॉन्सेप्ट से पीछे हटे तो फिर आपको कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें हमने पढ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट इसका आता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। ठीक है, पहले आप यहाँ तक अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो जो गिवन नंबर है आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल पहले मत करिएगा। ठीक है, आप मैसेज कर सकते हैं, जो भी कंफ्यूजन आपका होगा हम उस पर डायरेक्टली क्लियर कर दिया करेंगे। ठीक है, ओके, अच्छे से पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।